नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग कृतिका भाग 2 माता का आंचल पाठ पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी ने विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से हमारा मनोरंजन करने की कोशिश की है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि देहाती दुनिया उपन्यास का ही ये एक अंश है। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग खेती करते थे, फसल बोते थे, फसल को हाथों ही हाथ काट लेते और उसके बाद फिर उसको ओसाने का काम करते, पैरों से रौंद करके उसमें तरह तरह की क्रियाओं को करते। जैसे ही खेती खत्म होती, हमारे पिताजी उसमें आके पूछते, फसल कैसी रही भोलानाथ। ये शब्द सुनते और हम सभी बच्चे शर्मा जाते और सारी फसल को पैरों से तोड़ फोड़ कर भाग जाते। लेखक कह रहे हैं कि हमारा काम खत्म नहीं होता। थोड़ी देर में हम सारे बच्चे फिर से इकट्ठा हो जाते और दूसरे खेल को शुरू करते। लेखक कह रहे हैं कभी कभी हम लोग पुराना खेल भी खेलते थे, यानी कोई बारात जा रही है तो हम लोग उस बारात को तंग करते थे, यानी सारे बच्चे मिल करके उस बारात की मजाक उड़ाते थे। लेखक इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कहानी में, जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उसका विवाह हो रहा था। लेखक और उनके साथियों के लिए एक मजाक का विषय था और उन लोगों ने उसको ऐसा शब्द दिया जिसको सुन करके वो बहुत कुपित यानी क्रोधित हो गया और वो उन सारे बच्चों को दौड़ाने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपको भी इसमें मजा आएगा कि एक दूल्हा जो है अपना काम छोड़ करके बच्चों को दौड़ा रहा है और उनकी पिटाई करने के लिए भाग रहा है। इस तरह करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनके बीच में एक बालक आता है जिसका नाम बैजू होता है। बैजू गांव का सबसे बदमाश बच्चा होता है। जैसा कि हर बच्चों के ग्रुप में एक बच्चा बहुत बदमाश होता है और उसकी वजह से कई परेशानियां खड़ी होती हैं। ये बच्चे मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होती, बस इनमें ये आदत होती है कि वो दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। तो बैजू भी उन्हीं में से एक बालक था। बैजू ऐसे ऐसे खेल खेलने की बात करता था जिससे हर व्यक्ति को परेशानी हो। उससे बच्चों को भी परेशानी होती थी, बच्चों की वजह से घर वालों को परेशानी होती थी। अब इस वीडियो के इस भाग में आपको बैजू की कहानी भी शामिल होगी, जो लेखक हमें बताएंगे कि बैजू ने किस तरह से उनकी पिटाई करवाई और किस तरह से लेखक और उनके साथी एक सांप के चक्कर में फंस गए और उनकी हालत ऐसी हो गई, वो ऐसे भागे और इस तरह से उनकी हालत हो गई जिसको देख करके घर के सभी सदस्य हतप्रभ रहे, यानी परेशान हो गए। तो वीडियो के इस भाग में कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और दो कैरेक्टर हम नए लेंगे। एक है बैजू और बैजू के बाद स्कूल के टीचर। दो मास्टर हैं जिन्होंने सारे बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया और उनके साथ वो व्यवहार किया जो बच्चों को सीधा करे, यानी ऐसा कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया। लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने उनको पकड़ के क्लास में तब तक बिठाए रखा जब तक उनके गार्जियन नहीं आ गए, उसके यानी भोलानाथ के पिता और दूसरे बच्चों के नहीं आ गए। उसमें बैजू जो था उसका क्या रोल था और उसने क्या क्या किया, और बैजू स्वयं तो भाग गया पर इन बच्चों को फंसा गया। लेखक आप बीती सुना रहे हैं कैसे उनके टीचर ने उनकी पिटाई की, फिर उनके पिता ने कैसे उनको वहां से छुड़ाया। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग माता का आंचल पढ़ रहे हैं। माता के आंचल में हमारा काफी हिस्सा पूर्ण हो चुका है। अब देखते हैं कि नीचे क्या रह गया है, उसको देखते हैं हम लोग। लेखक जो हैं अपने आप को कैरेक्टर के रूप में रख करके इस पूरी कहानी को बता रहे हैं। तरह तरह के खेलों के विषय में जो गांव में खेला जाता था उसके विषय में लेखक ने हमें बताया है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लेखक ने एक हम लोग यहाँ पर थे, हाँ,
बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। लेखक कहते हैं जैसे ही वर्षा समाप्त हुई वैसे ही बाग में तरह तरह के बिच्छू और गोजर नजर आने लगे। मैंने आपको बताया था कि जब बारिश होती है तो ये ज़मीन में रहने यानी बिलों में रहने वाले जीव बारिश का पानी भर जाने के कारण बाहर निकल आते हैं, जिनको देखकर बच्चे डर गए और ये सारे भागने लगे। कह रहे उसमें बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात बीच में ही मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। कह रहे हैं कि बैजू जो हमारे ग्रुप का सबसे बदमाश बच्चा था, उसने मूसन तिवारी को चिढ़ाना शुरू किया। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले देखी हुई है। मूसन तिवारी ने उसे बेतहाशा यानी पूरा जोर लगाकर खदेड़ा और हम सभी लोग अपने घर की तरफ आंधी हो चले। लेखक कह रहे हैं कि हम सभी लोग घर की तरफ भाग चले। कह रहे हैं कि जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। लेखक कह रहे हैं कि जब मूसन तिवारी हमें पकड़ने में असमर्थ रहे तो वो अपने विद्यालय चले गए। वो एक अध्यापक थे। विद्यालय में जाने के बाद उन्होंने 4 लड़कों को भेजा। गिरफ्तारी वारंट, ये लेखक व्यंग कर रहे हैं कि 2 लड़के बैजू को पकड़ने के लिए भेजे गए और 2 लड़के मुझे पकड़ने के लिए भेजे गए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। लेखक कह रहा है कि जो गुरुजी, हमारे मूसन तिवारी जो गुरुजी थे, सर थे, उनके दूत हमारे घर पर पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे और जैसे ही मैं घर पहुंचा उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। बैजू चालाक था, बदमाश था, वो भाग गया। लेखक कह रहे हैं हम भोले भाले थे, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। दोनों लड़के जो भोलानाथ यानी लेखक को पकड़ने आए थे, उन्होंने भोलानाथ को पकड़ा और मूसन तिवारी गुरुजी के पास ले जाकर छोड़ दिया। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी लेखक कह रहे हैं कि हमारी खूब पिटाई हुई। बाबूजी ने यह हाल सुना जब बच्चों ने किसी ने आकर बताया कि भोलानाथ की हालत ऐसी हो गई है और उसको अध्यापक महोदय ने पकड़ा है और पीटा है। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। बाबूजी से रहा नहीं गया और वो घबरा करके कि भोलानाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि पंडित जी यानी मास्टर साहब बुरा मान गए और दौड़ते हुए पाठशाला यानी स्कूल में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। इस विद्यालय में पहुंचकर उन्होंने मास्टर साहब यानी मूसन तिवारी से क्षमा मांगी और मुझे गोद में उठाकर बहलाने फुसलाने लगे कि मैं चुप हो जाऊं। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। लेखक कह रहे हैं कि हम भी बड़े जिद्दी व्यक्ति थे। हम अपने पिता के द्वारा दुलारने, समझाने, बहलाने से सुधरने वाले नहीं थे। यानी कि हम, लेखक कहना चाहते हैं कि हम पिता मुझे जितना ही समझा रहे थे मैं उतना ही अधिक रो रहा था। कह रहे हैं लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। लेखक कह रहे हैं कि हम इतना रोए कि बाबूजी का यानी मेरे पिताजी का जो कंधा था मेरे आंसुओं से भीग गया। वह गुरुजी की चिरोरी, चिरोरी का मतलब हुआ प्रार्थना, मिन्नत, दीनता पूर्वक, दया पूर्वक क्या करना, दया की भीख मांगना। उन्होंने चिरौरी करके हमें घर ले चले। मूसन तिवारी जो अध्यापक महोदय से थे, लेखक के पिता ने उनसे क्षमा मांगी, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके बच्चे के कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनको ले करके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे, लेखक कह रहे हैं कि हम पिता की गोद में रोते हुए चल रहे थे और रास्ते में हमारा ग्रुप फिर से मिल गया। यानी लड़कों का झुंड, बच्चों का झुंड जिनके साथ हम खेला करते थे, वो सब फिर हमें मिल गए। वे जोर से नाचते और गाते थे। लेखक कह रहे हैं कि इस बार जो बच्चों का झुंड मिला मुझे, वो जोर जोर से नाच और गा रहा था। गा क्या रहा था और नाच क्यों रहा था?
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। ये स्लोगन बच्चे बना के चिल्ला रहे थे। एक बच्चा स्लोगन बनाते थे, एक बच्चा स्लोगन बनाता था, उसके पीछे सारे बच्चे उसी को चिल्लाते थे। यहाँ इसका अर्थ होगा माई पकाई। माई मतलब माँ, पकाई मतलब पकाती है, गरर गरर पुआ। पुआ एक मिठाई होती है और जब उसको घी में डाला जाता है तो वो छन और गरगर की आवाज़ के साथ पकती है। तो उसी को बच्चे कह रहे हैं कि माँ गरर गरर करके पुआ पकाती है, हम खाई पुआ, और हम सभी लोग उस पुआ को खाते हैं, और न खेलब जुआ, न हम अच्छा कार्य करते हैं और जुआ जैसा गंदा कार्य नहीं करते हैं। ऐसा सारे बच्चे गा रहे थे। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। लेखक कह रहे हैं कि बच्चों का ये जब मिलन हमारा हुआ तो हम अपना रोना धोना भूल गए और बाबूजी की गोद से ज़बरदस्ती, बाबूजी नहीं चाहते थे कि हम फिर इस चक्कर में पड़े या फिर से खेलें, वो अपनी ज़बरदस्ती में उनकी गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। लेखक करें जो सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, यानी माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। लेखक भी इसी गाने को, इसी स्लोगन को सारे बच्चों के साथ सुर मिलाकर धीरे धीरे जोर जोर चिल्लाकर गाने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। लेखक कह रहे हैं तभी सामने जो मकई यानी भुट्टे का खेत था, सभी बच्चे उसमें दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। मक्के में क्या होता है, तोते और बड़ी बड़ी चिड़ियाँ लगती हैं और वो मक्के के पूरा नोच नोच कर खा जाते हैं। करें चिड़ियों का झुंड उस मक्के के दानों को चूंग रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। बच्चे क्या करने लगे, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे, यद्यपि चिड़ियाँ कभी पकड़ में नहीं आती हैं। उनमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था और दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगे, पर एक के हाथ में कुछ भी ना आई। हम खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि सब बच्चे खेतों में घुस करके चिड़ियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मैं खेत के एक किनारे खड़ा होकर के गा रहा था। लेखक कौन सा स्लोगन गा रहा था? राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। लेखक कह रहे हैं मैं गा रहा था कि राम जी की चिरई यानी राम यानी ईश्वर ने ही इस चिड़िया को भी बनाया है, और राम जी का खेत और भगवान ने ही इस खेत की भी रचना की है। खा लो चिरई भर भर पेट। तो लेखक कह रहे हैं कि जब दोनों पक्षी और खेत दोनों ही ईश्वर के हैं, तो फिर इनमें भेद कैसा? करें हे चिड़ियों, तुम लोग भरपेट खाना खा लो, ये सब समान रूप से तुम्हारा भी है और हमारा भी है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कुछ ही दूरी पर बाबूजी भी खड़े थे और गांव के कुछ लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, वो सब आपस में मिलजुल कर बातें करते हुए खड़े थे और बच्चों की हरकतों को देखकर हंस रहे थे। और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। और वो बच्चों की हरकतों को देखकर कह रहे थे कि चिड़ियों चिड़ियों की जान जाए, यानी चिड़ियाँ अगर पकड़ गईं तो भी दिक्कत है, और अगर ये खाना ना खा पाएँ तो भी दिक्कत है, बच्चे इन्हें परेशान कर रहे हैं, परंतु ये बच्चों का खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लेखक करें कि एक बंदर और एक लड़का, लड़का यानी वो बालक जिसको बुद्धि नहीं है, वो पराई पीर यानी पराई मतलब दूसरों का जो दर्द होता है वो बिल्कुल भी नहीं समझते। ये लेखक कह रहे हैं बंदर क्या करता है, अपने स्वार्थों के लिए सब काम करता है। बच्चे क्या होते हैं, वर्तमान में जीते हैं और वो अपने मन का ही कार्य करते हैं। बंदरों की तो ये विशेषता है कि अगर किसी बंदर का बच्चा मर जाए तो बंदर जो है उस बच्चे को अपने पास तब तक चिपकाया रहता है जब तक उसमें से बदबू ना आने लगे। और आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर कहीं कोई पत्थर या ज़मीन बहुत ठंडी या बहुत गर्म है तो वो बंदर अपने बच्चों को नीचे रख करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं
जैसे उन्हें गर्मी या ठंडक ना लगे। बंदर इतने स्वार्थी होते हैं। करें हम में से कुछ, हाँ, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के हाँ, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। लेखक कह रहा है कि अब हमारा अगला खेल जो था वो बड़ा रोमांचकारी था और बड़ा अलग था। एक टीले पर हम लोग गए और चूहों के बिल पर पानी डालने लगे। लेखक कह रहा है कि हमने जिसे चूहे का बिल समझ करके उसमें पानी उलीचना शुरू किया। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, यानी नीचे पानी भरा हुआ था और ऊपर की तरफ पानी को फेंकना था। हम सब थक गए। लेखक कह रहा है कि हम लोग पानी फेंकते फेंकते थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। लेखक कह रहा है जिस बिल में हम लोग चूहा समझ करके पानी डाल रहे थे, यानी हम लोग ये सोच रहे थे अभी इसमें से चूहा निकलेगा और इसको हम लोग परेशान करेंगे, तो वहाँ पर चूहा नहीं बल्कि सर्प निकल आया। सर्प को देख करके सभी बच्चे घबरा गए। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। लेखक कह रहा है हम लोग रोना गाना शुरू कर दिए सर्प को देख करके, और बिना रुके पीछे बिना मुड़े देखे घर की तरफ भागना शुरू किए। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित। लेखक कह रहा है कोई मुंह के बल गिर गया, कोई गिरने के बाद 2-4 राउंड हो गया, किसी का सिर फूट गया, किसी की दांत टूट गए। कहीं हम इतना तेज दौड़ रहे थे कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठोकर लगने से कोई गिरा तो उसका सर फट गया और किसी का दांत टूट गया। सभी गिरते पड़ते भागे, जिससे जो बन पड़ा सब भागना शुरू किए, और कोई अपनी चोट और दर्द का महसूस नहीं कोई चोट और दर्द महसूस नहीं कर रहा था और बेतहाशा घर की तरफ भाग रहे थे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लेखक कह रहा है कि हमारी सारी देह गिरने पड़ने और जगह जगह छिलने से लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब हम पैर जहाँ रख रहे थे हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था वहाँ कांटे हैं कि क्या है। हम बस दौड़े चले जा रहे थे और पूरे पैर हमारे कांटों से छलनी हो गए, यानी इतने कांटे लगे कि हम परेशान हो गए। लेखक कह रहे हैं हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। लेखक कह रहे हैं कि हम दौड़ते हुए आए और बाहर एक बार भी कहीं अगल बगल नहीं देखा और सीधे घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसारा यानी बाहर का सम जगह। बाबूजी बाहर ही बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। लेखक करें जो हम हमेशा बाबूजी के साथ ही रहा करते थे और बाबूजी के साथ खाना पीना उठना बैठना हमें पसंद था, परंतु उस समय हमने बाबूजी की एक न सुनी और दौड़ता हुआ सीधा मैं अपनी माँ के पास पहुँच गया। जाकर उसी की गोद में शरण ली और वहीं जाकर के माँ की गोद में छुप गया। करे मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करने मतलब साफ कर रही थी। माँ चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के आंचल में जाकर के छुप गया, यानी लेखक कह रहा है कि मैंने आओ देखा न ताओ माँ के आंचल में जाकर छिप गया। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर दौड़ पड़ी। लेखक कह रहा है हम डर से इतना कांप रहे थे जिसे देख करके माँ घबरा गई और उसकी रोना छूट गया और सब काम छोड़ करके वह हमारी तरफ दौड़ पड़ी। कभी हमें अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गए। कभी वह हमारे बहते हुए खून को देखती और अपने आंचल से पोंछ पोंछ कर उसको चूमती और हम बड़े संकट में थे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। लेखक कह रहे हैं कि हल्दी दर्द निवारक होती है। लेखक कह रहे हैं जल्दी जल्दी हल्दी को पीसा गया, तुरंत घरेलू इलाज, और हमारे चोट पर थोपी गई यानी लगा दी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लेखक कह रहा है कि हम कहना चाहते थे सांप, परंतु कह नहीं पा रहे थे और हम सा सा मुँह से आवाज़ हमारी निकल नहीं रही थी और हम अपनी माँ के आंचल में छुपते चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था।
रोंगटे खड़े हो गए थे। लिखकर मैं इतना भयभीत था कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं डर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती न थी। लेखकर हम आंखें खोलकर देखना चाहते थे कि क्या चल रहा है, परंतु मेरी आंखें भय से इस तरह बंद हुईं कि खुलने का नाम नहीं ले रही थीं। हमारे कांपते हुए ओठों में मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। लेखकर मेरी हालत देखकर माँ अत्यंत दुखी थी और वो बार बार मुझे गले लगाकर सांत्वना और ढांढस बंधा रही थी और अपने आप को भी समझा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। बाबूजी भी ने मेरी हालत देखी और बाहर से दौड़ते हुए अंदर आए। आकर झट हमें मैया के गोद से अपनी गोद में लेने लगे। लेखकर हमेशा की तरह माँ की गोद से पिताजी हमें अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। लेखक कह रहा है परंतु हमने अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। पिताजी ने बहुत प्रयास किया परंतु हम अपनी माँ के आंचल में ही अपने आप को सबसे अधिक सुरक्षित मान रहे थे। ये कहानी का अंत था। अब हम लोग इसको यहीं समाप्त करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न वगैरह हम आपको दे रहे हैं, उसको आप करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे।